हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप अपने जेईई और नीट के लिए फोकस होगी। तो ऐसे ही हम ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे। ग्रेविटेशन अपना कंटिन्यू था, 3 लेक्चर कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला निकाल के छोड़ दिए थे। अब उस पर क्वेश्चंस करना बच गए थे और उसका वेरिएशन देखना था। तो हम लिख लेते, फिर से स्टार्ट करते। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टॉपिक लिखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। होता क्या है, ओके, होता क्या है समझते हैं। मान लीजिए कोई एक प्लैनेट है, किसी प्लैनेट का बात करेंगे। एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का मास m है और रेडियस r है। उस प्लैनेट का मास m है और रेडियस r है। मान लेते हैं उस प्लैनेट के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हुआ है। उस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है। ओके, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सरफेस पे। ओके, उस ऑब्जेक्ट का स्मॉल मास है m। तो चलिए, ये प्लैनेट का सेंटर है, ओके, और इसका रेडियस r है। तो इस प्लैनेट का मास m रखे हुए हैं। तब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना होगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 प्लैनेट का मास, ओके, और m2 सब्जेक्ट का मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है इस प्लैनेट और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में, तो ऑब्जेक्ट है r, तो r का स्क्वायर। चलिए, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखिए। और हम ऑलरेडी आप मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास सेम है, अगर उसको नीचे एक फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स, न्यूटन ने बोला था, जो किसके बराबर होता है, m इंटू स्मॉल जी। तो इस पे और लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, F इजकल टू mg। F इजकल टू mg, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो mg इजकल टू g मास ऑफ प्लैनेट इंटू स्मॉल m बाई r का स्क्वायर। क्या चल रहा है यार, r का स्क्वायर। क्लियर है, मास ऑफ प्लैनेट इंटू स्मॉल जी, स्मॉल मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू जी मास ऑफ प्लैनेट स्मॉल m बाई r स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से सिंपली दो चीज कट जाएंगे, इस जी बोल रहा हूँ, a मास और a मास कट जाएगा। तो हमें g मिलेगा, g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है और इसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, रिमेंबर कर लो, याद कर लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर। डेरिवेशन कैसे है आपने देख लिया और याद कर लो। एक और बात समझते हैं, इस प्लैनेट का डेंसिटी है रो। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास ही रहेगा। इस प्लैनेट के स्फीयर होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो यहां से मास ऑफ प्लैनेट कैन बी रिटन एज g बराबर आया g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r स्क्वायर। ओके, g को हम यहां से लिख सकते हैं, मास ऑफ प्लैनेट को यहां से लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। तो g रो
इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ओके, अपॉन r²। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना 4/3 g, 4/3 पाई रो जी, रो क्या है, डेंसिटी है, इंटू आर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी दिया हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो, ओके, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के बोल सकते हैं। चलिए, आई होप आपको आगे आवाज समझ में। आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ के केस में, फॉर अर्थ के लिए मास कितना हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। इसे हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻3 मीटर, 10⁻6 मीटर, ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा। ओके, जी का वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये सब डाटा रखिएगा। तो डाटा रखने के बाद आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आया था g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। ओके, तो g का वैल्यू तो हो गया 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर kg स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, डाटा छोड़ ही देते हैं, तो हम सब जानते हैं, बाद में आएगा क्या वैल्यू। ओके, इनटू मास ऑफ प्लैनेट कितना है, अर्थ का मास कितना है 6 × 10⁻24 kg। ओके, रेडियस कितना है, रेडियस है 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो मोरे दोस्त याद रखो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ओके, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ के केस पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लेनेट पे और उस प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें आनी चाहिए। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। ओके, अब बात करते हैं, ये आया है G = G/m/r², और ऑलरेडी जानते हैं इसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाता है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, हमें याद होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड जो इजी से मैं डिनोट कर रहा था। आगे आते हैं, अब बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, वेरिएशन ऑफ variation of acceleration due to gravity या चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज कैसे होता है, कैसे वेरी करता है, तो देखिए हाइट के साथ तीन बातें से वेरी करता है। पहला हाइट, दूसरा डेप्थ, तीसरा रोटेशन ऑफ अर्थ का बात करेंगे हम। अभी क्या चीज का बात लेके चलेंगे, क्या किसका मान को चलेंगे, प्लैनेट कौन सा मानेंगे, अर्थ, क्योंकि हमारे सिलेबस में अर्थ को ही पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइट के साथ। ओके, तो पहला लिख लीजिए हाइट के साथ। H भाई, एक प्लैनेट बनाएंगे। प्लैनेट का अब तो अर्थ बनाना है मुन्ना। क्या है अपना, अर्थ है। ओके,
इसका मास m है जो हमें मालूम है, इसका सेंटर है, यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। ओके, इसका मास m है जो हमें मालूम है 6 × 10⁻24 kg होता है। अब जब सरफेस पे था, तो g कितना आता था सरफेस पे आता था g m/r²। ये हमें याद है, वैल्यू रखिएगा 9.8 मिल जाएगा। ये कहाँ मिलता था हमें? सरफेस पे g m/r²। वैल्यू रखने के बाद हमें 9.8 मिल गया। अब उसी ऑब्जेक्ट को हम एक h हाइट पे ले जाके रख दिए। कहाँ पे ले जाके रख दिए? h हाइट पे, यहाँ पे रख दिए। ओके, करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा g डैश, और g डैश कितना होगा? तो g डैश होगा और इसका डिस्टेंस सेंटर से r मानते हैं, g डैश आ जाएगा gm/r²। क्लियर है ना? अब r इक्वल टू क्या आ जाएगा? सरफेस से हाइट कितना है? h, सेंटर से सरफेस का हाइट कितना है? r, डिस्टेंस कितना है? r, तो r कितना हो जाएगा? तो r हो जाएगा अपना r + h। अब क्या रख दीजिए, तो g डैश इक्वल टू gm r + h का होल स्क्वायर। ओके, अभी मजा नहीं आया। अब इसे ना हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और समझते हैं। ओके, gm r + h का होल स्क्वायर, g डैश या g इफेक्टिव, g डैश को g इफेक्टिव भी बोला जाएगा, g इफेक्टिव इक्वल टू gm। अगर हम इसमें से r कॉमन लेना चाहे तो स्क्वायर है, तो बाहर क्या आएगा? r² आ जाएगा अपन r²। अंदर में क्या रह जाएगा? r1 + h/r का होल स्क्वायर। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। ओके, ये अपना क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। इसे और अच्छे से लिखते हैं तो gm/r², दिस क्वांटिटी ऑलरेडी हम जानते हैं क्या है? एक क्वांटिटी a है। ओके, एक क्वांटिटी हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है? दिस इज द a। ओके, g सरफेस पे कितना है? g है, g इंटू 1/1 + h/r का होल स्क्वायर। ये अपना आया। अगर जो हाइट होगा रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल होगा, लगभग रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर। अगर 2000 किलोमीटर बोल दे, 1500 किलोमीटर बोल दे, 3000 किलोमीटर बोल दे अर्थ का रेडियस, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अगर h इज वेरी लेस देन r, लगभग 1000 मीटर के नीचे हो, ओके, 200 मीटर हो, 400 मीटर हो, 20 मीटर हो, तो हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो g डैश को हम लिख सकते हैं g इंटू 1 + h/r - 2। ओके, इसे हम ये भी लिख सकते हैं बाइनोमियल लगा के 1 - 2 h/r g डैश। समझ में आया? बिकॉज h इज वेरी लेस देन r का वैल्यू कितना है? 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, और वहीं पे अगर हाइट हो 100 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर, 1800 मीटर, तो आप ये वाला फार्मूला लगाना। ओके, समझ में आया? तो ये जी डैश यानी कि जी इफेक्टिव हाइट के साथ जी डैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश आया, जी
इंटू 1/1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर हो, और दूसरा अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन किए, अगर h इज वेरी वेरी लेस देन r, h is very very less than r, then g dash comes out to be g into 1 minus 2h by r। ये हमारा दो फार्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with height। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस है। कितने तो मुझे मुंह से याद है, मैं आपको ओरली बोल सकता हूँ क्वेश्चंस, मैं करवाऊंगा भी। ओके, करवाऊंगा भी। दूसरा है डेप्थ के साथ। तो वही प्लैनेट लेते हैं एक, अर्थ ही लेते हैं। ओके, अर्थ लेते हैं। अर्थ का रेडियस मास m है, रेडियस r है, हमें दोनों पता है कितना होता है। ओके, रेडियस r है, मास m है। ओके, अब मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। ओके, कहाँ पे? इस d डेप्थ पे हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो मेथड है। तो इस डी डेप्थ पे एक तो पहले इस पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? अच्छा, इसका डेंसिटी रो है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास कितना हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिएगा जैसे जैसे नीचे आएंगे रेडियस कम होते जा रहा है, तो प्लैनेट मास ऑफ प्लैनेट क्या हो रहा है? कम होते जाएगा। ओके, रेडियस कम होते जा रहा है तो मास ऑफ प्लैनेट क्या होगा? नो डाउट कम होते जाएगा। ओके, अब देखिएगा हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो तरीके से भी, डेप्थ दो मेथड से निकाल सकते हैं। ओके, पहला मेथड करते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड देखेंगे। तो अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे पहुंच गया, तो इसके पास मास कितना लेगा? ये लेगा। ओके, जी डैश बराबर क्या होगा? जी डैश कितना होगा? जी एम डैश क्यों लिए सर? एम डैश इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे मास, पूरा मास नहीं रह जाएगा। एम डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, एम डैश को हम इस टर्म में लिख सकते हैं क्या? इस डैश में। ओके, मास को अगर इस टर्म में लिखना हो तो कितना हो जाएगा? मास को अगर इस टर्म में लिखना हो तो जी, ओके, रो इंटू 4/3 पाई। ओके, ये डिस्टेंस का क्यूब। अच्छा, इस डिस्टेंस का क्यूब, ये डिस्टेंस कितना आएगा? तो डिस्टेंस आएगा r माइनस डी। ये डिस्टेंस कितना आया? r माइनस डी का क्यूब अपॉन स्क्वायर, r माइनस डी का होल स्क्वायर। जी रो 4/3 पाई r माइनस डी, क्योंकि स्क्वायर इस क्यूब को मार देगा। r कॉमन ले लेते हैं। जी रो 4/3 पाई r इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये हमें जी डैश मिला, जी इफेक्टिव मिला। जी डैश इसलिए बोल रहा हूँ कि जी इफेक्टिव को ही जी डैश बोल रहा हूँ। ओके, कुछ देर पहले थोड़ा सा इस क्वांटिटी पे फोकस कीजिएगा।
कुछ देर पहले इस क्वांटिटी को हमने क्या बोला था, इस क्वांटिटी को मैंने बोला था कुछ देर पहले, आपको दिखाता हूं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया अपना, ये आ गया, ये क्या आ गया, जी आ गया, 1 माइनस डी बाई आर जी डैश। ये आप याद कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ के साथ क्या होता है, तो डेप्थ के साथ क्या होता है, तो डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है, क्योंकि ये टर्म जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डेप्थ बढ़ते जाएगा, डेप्थ बढ़ते जाएगा तो एक क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, एक क्वांटिटी बढ़ते जाएगा तो 1 माइनस सबसे बड़ा क्या होगा, कम जाते जाएगा, जी डैश जी से कम आते जाएगा। तो डेप्थ के साथ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या आया, डेप्थ के साथ जी डैश आया, जी इफेक्टिव आया, जी 1 माइनस डी बाई आर। ये समझ में आया क्या? मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हम समझते हैं कि मास कांस्टेंट नहीं है, मास डेप्थ के साथ घट रहा है। ओके, तो हम जी डैश को लिखा जी एम डैश बाई आर स्क्वायर। ओके, जी डैश जी रो 4 बाई 3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, आर माइनस डी का स्क्वायर। ये सब करने के बाद आर माइनस डी का क्यूब किए, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी, क्योंकि डी डेप्थ पे गया हुआ है। ओके, वो सब सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। ओके, तो अगर बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with depth, डेप्थ के साथ डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए, डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाइट के साथ भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब बात करेंगे सर कि एक और बात करते हैं, अच्छी सी बात करते हैं, एक ले लेते हैं अर्थ ही ले लेते हैं, अर्थ का ही केस ले लेते हैं, अर्थ का केस लेते हैं। हमें बताना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? जी इफेक्टिव एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे क्या होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जी इफेक्टिव डेप्थ के साथ क्या हो रहा था, घट रहा था। ओके, जी 1 माइनस डी बाई आर, इस फॉर्मूले से। अब अर्थ के जैसे ही गड्ढा खोदते सेंटर पे पहुंचेंगे तो हमें कितना गड्ढा करना पड़ेगा, और डेप्थ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो डी इजकल टू आर हो जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे डेप्थ कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। तो जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश जी हो जाएगा जी 1 माइनस आर बाई आर, जो नो डाउट 0 दे देगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ के पास कितना हो जा रहा है, 0। ओके, डेप्थ की एक बात सुनना, एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर करना। ओके, मैंने बोला कि जैसे जैसे सरफेस से सेंटर के तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, जैसे जैसे सरफेस से अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और बात बोल सकता हूँ, उसका उल्टा भी सही होगा। तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसका बनाएंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ और हाइट दोनों का। चलिए, तो ग्राफ के लिए मैं अर्थ के केस से ही करता हूं, अर्थ को ही मान के बनाता हूं। एक सरफेस है,
ए डिस्टेंस लिख देता हूं इधर, ओके, और ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिख देता हूं। तो जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ के पास डिस्टेंस आर, ए यहाँ पे आर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस के तरफ गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ा लिनियरली। तो एक्सेलरेशन सेंटर पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, बढ़ने के बाद सरफेस पे हमें मिला मैक्सिमम, उसके बाद धीरे 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 घटना शुरू हुआ। क्या हुआ? घटना शुरू हुआ। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले तो इंक्रीज किया है सेंटर से बोला जाए तो, ओके, डेप्थ के साथ जैसे सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा सरफेस मिलेगा कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जैसे फिर सरफेस पार गए, हाइट पे जाने लगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटने लगा। ये ग्राफ है, बुक्स में कैसे ग्राफ होता है तो मैं दिखा देता हूँ, बुक्स वाला ग्राफ लेकर आता हूँ। इधर दे दिया रहेगा डिस्टेंस आर और इधर जी एस सेंटर। तो सेंटर से हम जैसे जैसे बढ़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला। एक समय आया जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम था, वो सरफेस था, और उसके बाद घटना शुरू हो गया। यही ग्राफ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस, सेंटर पे 0, फिर सरफेस पे मैक्सिमम मिला, उसके बाद घटना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके हिसाब से रेस्पेक्ट में? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमारे सिलेबस में अर्थ ही है तो अर्थ ही समझेंगे। ये अपना अर्थ है, ओके। अर्थ अपने एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है। अब ओमेगा बता सकते हो क्या अर्थ का? अर्थ का ओमेगा क्या होगा? देखिए मैं करके दिखाता हूँ। अर्थ का ओमेगा लिखना हो तो अर्थ का ओमेगा, अगर आप अर्थ का ओमेगा लिखना हो तो ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। 2π टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ का रोटेशन का? अपने एक्सिस पे कितने देर में रोटेट करता है? 24 आवर्स। तो 24 आवर इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। यही तो होता है एंगुलर वेलोसिटी अर्थ का, 2π अपॉन 2π टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड कितना है? 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 आवर 60 मिनट 60 इंटू 60 सेकेंड। इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। चलिए अब मानते हैं कि इसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होता है? ए इक्वेटर होता है। क्या होता है? इक्वेटर होता है। ओके, इक्वेटर होता है। इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे है? ए आर डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ आर है। ओके, अब बताइए जब एक कोई प्लैनेट अर्थ रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, तो इसका रोटेशन का एक्सिस कैसे हो जाएगा? ये कैसे रोटेट करेगा? अब इसमें सारा फोर्स लिखेंगे। इस ऑब्जेक्ट पे हम सारा फोर्स लिख देते हैं, उसके बाद अपना काम बन जाएगा। ओके, तो पहला फोर्स, इसको इधर की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा Fg, बाहर की तरफ नॉर्मल लगेगा। ओके, और अगर ये रेडियस स्मॉल r है तो एक स्मॉल r इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, वो कितना लगेगा? m ओमेगा r स्क्वायर। कितना लगेगा? m ओमेगा m
इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। इसको, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कितना लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर r। अगर ये r लिखना हो तो आप कितना लिखोगे? इस r का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, अगर ये लैम्डा बना रहा है, बुक्स में लैम्डा दिया रहता है, तो ये भी लैम्डा। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए साइन लैम्डा हो जाएगा। ओके, सही है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? साइन लैम्डा आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे एक बाहर की तरफ लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ओके, सही है, सही है। ये भी लैम्डा, ये डिस्टेंस कितना लैम्डा हो जाएगा? तो साइन लैम्डा आर बराबर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर साइन लैम्डा। ओके, अब इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ दो, एम ओमेगा स्क्वायर का कंपोनेंट तोड़ दो, तो एम ओमेगा स्क्वायर का लैम्डा है, तो ऊपर की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर ही लग रहा है इस पे एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अरे कॉस लैम्डा लगेगा ना बाहर की तरफ। ओके, आर कितना हो जाएगा? आर भी समझिए दादा, ए लैम्डा, तो ए भी लैम्डा, तो आर कितना हो जाएगा? तो आर हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा आर कॉस लैम्डा हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, यही कंफ्यूज हो रहा था। ओके, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस पे कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितना होता है? जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ओके, बैलेंस करते हैं। अगर ये नॉर्मल है, अगर कहीं इस पे कहीं मूव नहीं कर रहा है, सरफेस पे ही है, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वल होगा, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? एफ जी इज इक्वल टू नॉर्मल, ओके, माइनस प्लस एम ओमेगा स्क्वायर। आर को मैं लिख सकता हूं आर कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा का स्क्वायर। सही है ना? आर कॉस लैम्डा का स्क्वायर। अब सुनिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? जी सब्जेक्ट का मास अपॉन आर स्क्वायर। सही है ना? नॉर्मल कितना होगा? mg के बराबर होगा। ओके, नॉर्मल कितना होगा? mg के बराबर होगा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम जी नॉर्मल कितना? एम जी डैश जी इफेक्टिव के बराबर होगा। ओके, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। नॉर्मल जी इफेक्टिव के बराबर होगा, मास इनटू उसका जी इफेक्टिव। ओके, नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और उसका वैल्यू क्या होता है? उसका मास इनटू उसका जी इफेक्टिव। ओके, तो अब देखिए, यहां से हम एक चीज तीनों में से काट देते हैं। हमें जी इफेक्टिव को क्या लिख सकता हूं? जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, जी एम बाई आर स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है? जी इफेक्टिव बराबर आया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। समझ आ गया? अगर अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है तो जी इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो आप ये भी बात लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विथ एंगुलर स्पीड। एक बार मैं 2 मिनट में फिर से इसको पूरा अच्छे से रिकॉल कर देता हूँ। ओके, देखिए, ये अपना प्लैनेट था। प्लैनेट पे एक मास है m। ओके, प्लैनेट से कितने ये r डिस्टेंस पे है? ये लैटिट्यूड बोला जाता है इसको जनरली, और ये रेडियस लैटिट्यूड इक्वेटर से जो एंगल बनता है, ये वाला इक्वेटर। अभी जब रोटेट करेगा तो ये भी इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा।
सर्कुलर मोशन में एक इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ये इसका सेंटर से दूरी कितना है, इस सेंटर से दूरी है इसका आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, एक ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर है ना। अब चलिए, तो ए लैम्डा, तो ए भी लैम्डा, तो ए भी लैम्डा, तो आर बराबर हम लिख सकते हैं आर बराबर आर कॉस लैम्डा। हम इसको एम ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। ओके, इसका एक ए वाला कंपोनेंट तोड़ेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, अब समझिए, तो इधर एफ जी अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स नॉर्मल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है ना। ओके ओके, एम ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी एम एम बाई रेडियस का स्क्वायर, सही है ना। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। ओके, उसका जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव को हम ऑलरेडी जी डैश से डिनोट करते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, एम एम गेट कैंसिल। ओके, जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू जी डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, एक क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी ऑलरेडी अभी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक क्या है, स्मॉल जी है। ओके, जी डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। सॉल्व करोगे तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मिल गया, जी इफेक्टिव मिल गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम देखेंगे कल। ओके, अब समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये लैम्डा होता है इक्वेटर से एंगल, जैसे ही इक्वेटर पे आया तो लैम्डा का वैल्यू जीरो, तो जी लैम्डा का वैल्यू जीरो, तो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर भी होता है, 9.8 ही होता है। लेकिन जैसे ही पोल पे जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी cos 90, लैम्डा का वैल्यू 90, लैम्डा का वैल्यू 90 चलिए 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो जी इफेक्टिव मैक्सिमम मिल जाएगा हमें, कहाँ पे, पोल पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल, ये वाला इक्वेटर है, आप सब जानते हो। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट और जेई का PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।